मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं संतोष जी। अभी क्या हुआ है, 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हुई है, आप जानते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में। मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक और पत्रकार हैं जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं, और उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह कहां हैं, बस ये कहा था और कुछ नहीं कहा था। और आप जानते हैं कि दिल्ली के दंगों के दौरान भी अमित शाह नदारद थे। आप ये भी जानते हैं कि उस दौरान अजीत डोभाल मैदान में उतरे थे, अमित शाह कहीं भी नहीं दिखाई दिए थे। अभी पिछले कुछ दिनों से भी पूरी तरह से वो नदारद थे। और आप जानते हैं कि दिल्ली चुनावों में अमित शाह कितने सक्रिय थे। अब ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है कि कहां है गृह मंत्री। अब क्या आप जानते हैं कि उन 3 पत्रकारों में से एक ने उस पत्रकार के जवाब में कहा कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हक किसने दिया सवाल पूछने का। यह कल्पना से भी विचित्र है कि अगर कोई पत्रकार गृह मंत्री का स्पोक्सपर्सन बन के रह गया है। आपको याद होगा, आज से 2 या 3 साल पहले की बात है, जब जनरल वीके सिंह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रेस्टिट्यूट। उसके जवाब में आपको याद होगा रवीश ने एक लेख लिखा था। और आप जानते हैं उस वक्त फील्डिंग करने कौन आ गया था जनरल वीके सिंह के लिए। फील्डिंग करने के लिए एक पॉकेट साइज दंगाबाज एंकर आ गया था, जिसने कासगंज में एक झूठी खबर चलाई थी, जिसके चलते कासगंज में माहौल और बिगड़ सकता था। तो एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज चल रही है कि पत्रकारों की फील्डिंग करने, उनका स्पोक्सपर्सन बनने, पत्रकार जो हैं, माफ कीजिएगा, नेताओं की फील्डिंग करने पत्रकार आ रहे हैं मैदान में इस तरह से। ये कभी हुआ इस तरह से, खुलेआम इस तरह से फील्डिंग करना, और आप अपने ही बिरादरी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर। तो देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं, आपकी विश्वसनीयता तभी है जब आप अपना बुनियादी काम करेंगे। और आपका बुनियादी काम क्या है कि आप सवाल करें, सीधा सवाल करें, और सवाल उससे ही किया जाएगा जिसके हाथ में ताकत है, जो ये मादा रखता हो कि चीजों को पलट सके। अब जब गृह मंत्री से एक साधारण सवाल पूछा जाता है तो हमारे कुछ पत्रकार बंधु इतना बौखला जाते हैं जैसे घर की बात हो गई हो बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी विश्वसनीयता नहीं रहेगी, जब आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आप में कौन इन्वेस्ट करेगा। ऊपर से देश की अर्थव्यवस्था ही ऐसी चली आ रही है। यह सिर्फ कोरोना संकट का देन नहीं है, उससे पहले भी आप जानते हैं कि सरकार के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था। आज भी देखिए, आपने अगर गौर किया हो निर्मला सीतारमण का बयान क्या हुआ था, आप जानते हैं ना, कि टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया है जिसमें पता चला है कि 23 मई की तुलना में, जब ये सरकार जीतकर आई थी, उसकी तुलना में इस वक्त प्रधानमंत्री का 8% जो है ग्राफ बढ़ गया है लोकप्रियता का। ये वो सरकार है, जीडीपी की बात कह रही थी कि 5 ट्रिलियन के लिए हम 8% जीडीपी हासिल कर लेंगे। तो आप 8% जीडीपी ना हासिल कर पाए, एक तथाकथित सर्वे का आप हवाला दे रही हैं, वित्त मंत्री उस तथाकथित सर्वे का हवाला दे रही हैं। यह आपको बहुत अजीब नहीं लगता? अंग्रेजी में एक शब्द है डिस्टोपियन फ्यूचर। हम उस डिस्टोपियन फ्यूचर में हैं जहां वित्त मंत्री पैंडेमिक के बीच, एक महामारी के बीच में एक ट्वीट करती है कि हमारे प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ रही है। मतलब ये सब बहुत ही अजीब और गरीब चल रहा है। और जब कोई पत्रकार इस पे सवाल करता है, क्योंकि बहुत कम लोग रह गए इस तरह का सवाल करने वाले, तो जब पत्रकार इस तरह का सवाल करता है तो आप उसे तमाम चीजों से नवाजते हैं, जैसे आपने मेरे परिचय में भी कह दिया। तो वो तमाम चीजें एक तरह से चल ही रही हैं संतोष जी, क्या कह सकते हैं। अच्छा, एक अभिसार जी, क्या लगता है जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं पत्रकारिता को लेकर, अभी कोरोना संकट में ही देखिए, जो बुनियादी सवाल है, जो उम्मीद करते हैं कि चाहे मजदूर चल रहा है वो किस हाल में है, ट्रेनें कितनी चल रही हैं, या फिर ट्रेन चलाने में समस्याएं क्या। अब 85-15 का ऐसी खबरें को लेकर विवाद शुरू हुआ कि आखिर कौन पैसा दे रहा है, किससे पैसा ले रहा है, बिल्कुल रिजल्ट क्या आ रहा है, मजदूर खुद टिकट लेके अपने पास लेके आ रहा है। तो ये जो सवाल एक मीडिया कर्मी को करना चाहिए कि भाई 85-15 पर आखिर झूठ कौन बोल रहा है। और देखिए, ये जो तमाम चीजों का आपने जिक्र किया, चाहे सरकार का ये दावा कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, और आप अब तक समझ ही गए होंगे ये 85% सब्सिडी, जैसे कि आप जानते हैं, सरकार पहले से ही दे रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर सवाल ये है कि आपने इतना गजब का स्पिन दे दिया, इतना गजब का ट्विस्ट दे दिया कि हम मजदूरों से पैसा नहीं ले रहे हैं, तमाम चीजें सरकारी दस्तावेज का हिस्सा है। यही सरकारी दस्तावेज दिखा के आपको सरकारी प्रवक्ताओं को ग्रिल करना चाहिए।
बीजेपी के वो नेता जो सरासर झूठ बोल रहे हैं संबित पात्रा सरीके, उनको आपको कटघरे में रखना चाहिए। आप गुजरात सरकार का फरमान देखिए, अश्विनी कुमार के नाम से स्पष्ट है कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाएगा और मजदूरों से पैसे लिए जाएंगे। बीके यादव का बयान देखिए, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पैसा इसलिए ले रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि बेवजह मजदूर जो हैं वो रेलवे स्टेशन आ जाएं, मानो ये मजदूर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं बिहार या उत्तर प्रदेश। ये तमाम चीजें बाकायदा सरकारी दस्तावेज का हिस्सा हैं। मैंने इसलिए तो आपसे कहा कि इस देश में इस वक्त कल्पना से विचित्र चल रहा है। आप सरकार को सरकारी दस्तावेज पे ग्रिल कीजिएगा ना, ये तमाम चीजें सरकारी दस्तावेजों का हिस्सा हैं। बिहार के अंदर आपने ये कह दिया कि साहब क्वारंटीन सेंटर्स में मीडिया नहीं जाएगी, मगर आप खुद क्या कर रहे हैं? नवादा के अंदर मजदूर बेचारा क्वारंटीन सेंटर्स छोड़ के भाग रहा है। और मैं एक चीज बोलने वाला हूं, कुछ लोग मुझे क्लासिस्ट होने का आरोप लगा सकते हैं, मगर आप जानते हैं कि हमारे मजदूर सामान्य तौर पर कितने बदतर हालात में जीते हैं। जो सामान्य तौर पर वो जिन घरों में रहते हैं वो इतने बदतर हालात में होते हैं। अब सोचिए अगर वो मजदूर भी क्वारंटीन सेंटर छोड़ के भाग रहा हो तो वहां कितने बुरे हालात होंगे। नंबर 1, पटना से सटा हुआ वैशाली जिला है। आपने 40 मजदूरों को बगैर क्वारंटीन सेंटर्स में डाले उनको भेज दिया। आप सोच रहे हैं, देखिए हो क्या रहा है, हमारे जो मजदूर अब भेजे जा रहे हैं उनकी कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। आज की तारीख में आपके पास कोई टेस्टिंग किट नहीं है। आपका आईसीएमआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च चाइना से टेस्टिंग किट मंगवाता है, बाद में पता चलता नहीं साहब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप अगले दिन ही बयान जारी करते हैं कि नहीं हुजूर ये मत यूज कीजिए, इसमें दिक्कतें हैं। अब आपके पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, आपका मजदूर जा रहा है बगैर टेस्टिंग किए वो घर जा रहा है, और उसको फिर आप 40 मजदूरों को वैशाली के अन्य गांवों में आप झोंक देते हैं। आपको अंदाजा है आप कर क्या रहे हैं। और मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा है। मीडिया क्या सवाल कर रहा है? तबलीगी जमात के बहाने आप पूरे मुस्लिम कौम को, मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। मतलब तबलीगी जमात का दोष है, मगर मैं लोगों से सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपको तबलीगी जमात पे सवाल करना है तो आपको पहला सवाल ये करना चाहिए, जब महाराष्ट्र पुलिस तबलीगी जमात के आयोजन की अनुमति नहीं देती है मुंबई में 14 और 15 मार्च की, जब यह काम महाराष्ट्र पुलिस कर सकती है, तो दिल्ली पुलिस जो कि गृह मंत्रालय और अमित शाह के अंतर्गत आता है, वो दिल्ली पुलिस आखिर क्यों आयोजन की अनुमति देती है तबलीगी जमात को? क्या सोचकर आयोजन की अनुमति देती है? नंबर 1। नंबर 2, साथ में सटा हुआ है पुलिस स्टेशन, निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन, आप क्या कर रहे थे? नंबर 3, जो तबलीगी जमात के तमाम विदेशी डेलीगेट्स अंदर आए भारत के अंदर, आप जब ये कह रहे हैं कि हमने 15 जनवरी से हमने लोगों को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया था, देश में घुसने वाले लोगों को, आपने बाकायदा 27 जनवरी को फरमान लगा दिया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो आपने उन विदेशी डेलीगेट्स की जांच क्यों नहीं की? हाँ। ये तमाम चीजें, ये सवाल अगर ये मीडिया पूछेगी तो जवाबदेही तय होगी सरकार की। मुझे प्रॉब्लम इस बात पर है, आप कटघरे में रखिए तबलीगी जमात को, करना चाहिए, मगर फिर आपको कटघरे में रखना चाहिए तमाम ऐसे लोगों को। सबसे पहली जवाबदेही सरकार की बनती है। जनता हांक दी जाती है, ठीक है, हम इनके जो धर्मगुरु हैं उन्हें हांक देते हैं, मगर सरकार से सवाल करना चाहिए। मगर जैसे मैंने आपको शुरू में मिसाल दी, जब किसी ने पूछा कि गृहमंत्री कहां है, तो एक पत्रकार कूद पड़ा जिस पर एफआईआर है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई गृहमंत्री से सवाल करने की। तो बहुत ही अजीबोगरीब बात चल रही है इस देश में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।